नवंबर 2025 का अंत, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, कुछ ही घंटों में सैकड़ों परिवार खत्म हो गए। हजारों लोग बेघर और 500 से ज्यादा लोगों का तो आज तक कोई पता नहीं। और आशंका ये है कि मरने वालों की संख्या 1000 के पार जा सकती है। हाँ, ये हाल के सालों की सबसे भयंकर आपदाओं में से एक है। और ये तबाही ठीक उस वक्त आई जब इंडोनेशिया में कई सालों की अच्छी खबरों के बाद जंगलों की कटाई फिर से तेजी पकड़ रही थी। और यही आज की पड़ताल का असली मकसद है, ये समझना कि ये दो चीजें, एक भयानक बाढ़ और तेजी से कटते जंगल, असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन दो अलग-अलग लगने वाली कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुमात्रा की बाढ़ सिर्फ किस्मत का खेल थी या इसके पीछे कुछ गहरे इंसानी फैसले जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत उलझी हुई तस्वीर है जिसमें मौसम का बदलता मिजाज, सरकार की नीतियां और जमीन पर हो रहे काम सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले सुमात्रा में उस रात हुआ क्या था। हम्म हमारे स्रोत बताते हैं कि मलक्का जल डमरू मध्य में एक बहुत ही दुर्लभ उष्णकटिबंधीय चक्रवात बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन सेनियार। हाँ, और इसकी वजह से सुमात्रा में कई दिनों तक जबरदस्त बारिश हुई, कुछ जगहों पर तो 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा। मतलब 1 फुट पानी। हाँ, और इतनी बारिश किसी भी जगह के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अहम है और जिस पर हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं, वो ये है कि ये सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ों पर बसे जंगल एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। जब बारिश होती है तो ये स्पंज उस पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। लेकिन सुमात्रा में सालों से हो रही जंगलों की कटाई, नदियों के रास्ते में होती छेड़छाड़ और जमीन के गलत इस्तेमाल ने उस स्पंज को लगभग खत्म कर दिया था। मतलब जब आसमान से पानी बरसा तो उसे सोखने के लिए नीचे जमीन तैयार ही नहीं थी। बिल्कुल, वो सारा पानी सीधा और बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहा, और वो सिर्फ पानी नहीं था। नहीं। वो अपने साथ कीचड़, बड़े बड़े पत्थर और जड़ से उखड़े हुए पेड़ों का एक सैलाब लेकर आया। तो जो एक भारी बारिश की घटना होनी चाहिए थी, वो एक महाविनाश में बदल गई। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे बदतर बनाया गया था। और जो तस्वीरें सामने आई वो तो दिल दहला देने वाली थीं। पूरे के पूरे गांव उस कीचड़ और मलबे के ढेर में दफन हो गए। हाँ, शुरुआत में तो सरकार ने कहा कि सिर्फ 30 लोग मरे हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से तो संपर्क ही कट चुका था। बिल्कुल। और जैसे जैसे बचाव दल उन तबाह हुए गांव तक पहुंचे, तबाही का असली मंजर सामने आया। वो आंकड़ा तो फिर बहुत तेजी से बढ़ा होगा ना। हाँ, मौत का आंकड़ा तेजी से 300, फिर 400 और आखिरकार 883 तक पहुंच गया, और 500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाप रे। हजारों घर, सड़कें, पुल, सब कुछ बह गया। कई समुदाय हफ्तों तक दुनिया से कटे रहे। ये एक भयानक मानवीय संकट था। तो सवाल ये उठता है कि वो स्पंज जिसकी आपने बात की, वो गया कहाँ। और यहीं से हमारे स्रोतों की पड़ताल एक बहुत ही परेशान करने वाली दिशा में मुड़ जाती है। क्योंकि जिस वक्त सुमात्रा में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उसी वक्त इंडोनेशिया के जंगलों से भी बहुत बुरी खबरें आ रही थीं। सही बात है। देखिए, लगभग एक दशक तक इंडोनेशिया ने वनों की कटाई को कम करने में काफी सफलता पाई थी। हाँ, इसकी दुनिया भर में तारीफ भी हुई थी। बिल्कुल, लेकिन 2023 में कहानी पलट गई। एक स्वतंत्र विश्लेषण बताता है कि 2022 के मुकाबले 2023 में प्राथमिक, यानी जो पुराने और घने जंगल हैं, उनका नुकसान 27% तक बढ़ गया। 27%। ये तो एक बहुत बड़ी और चिंताजनक छलांग थी। हाँ, और 2024 के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं ना, भले ही अलग-अलग रिपोर्ट में संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो। सही है। सरकार मानती है कि लगभग 1,75,000 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हुआ, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन ओरेगा नुसंतारा जैसी एक एनजीओ का अनुमान है कि असल नुकसान कहीं ज्यादा, लगभग 2,60,000 हेक्टेयर के करीब है। तो ये अंतर क्यों है इतना? ये अंतर ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि आप जंगल को कैसे परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर हम इन नंबरों के जाल से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखें तो संदेश साफ है, कटाई की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। पर इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात छिपी है, वो कुछ और है। वो क्या है? वो ये कि 2024 में हुई कुल वनों की कटाई का लगभग 97% हिस्सा कानूनी था।
एक मिनट, क्या कहा आपने? 97% कानूनी? हाँ, कानूनी। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली समस्या वो लोग नहीं है जो छुपकर पेड़ काट रहे हैं, बल्कि वो कंपनियां हैं जो सरकार की इजाजत से दिन के उजाने में पूरे के पूरे जंगल साफ कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब लड़ाई अवैध कटाई से ज्यादा नियोजित या स्वीकृत कटाई से है। ये जंगल उन इलाकों में काटे जा रहे हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर पाम ऑयल के बागानों के लिए या लुगदी बनाने के लिए, हाँ, या फिर निकल जैसी धातुओं के खनन के लिए आवंटित किया गया है। ये सब सरकारी कागजों पर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात है जो हमारे स्रोतों ने उजागर की। एक विश्लेषण में पाया गया कि जिन जमीनों पर जंगल साफ किए गए, उनमें से लगभग 44% जमीन कटाई के 5 साल बाद भी निष्क्रिय पड़ी रहती है। मतलब उस पर कोई बागान नहीं लगा, कोई खनन शुरू नहीं हुआ। तो फिर जंगल काटा ही क्यों गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक, कि शायद बहुत सारी जमीन सिर्फ सट्टेबाजी के लिए साफ की जा रही हैं। आज साफ कर लो, कल जब कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। अच्छा। और दूसरा, कि ये योजनाएं बहुत ही अकुशल हैं। कंपनियां इजाजत तो ले लेती हैं, लेकिन उनके पास तुरंत काम शुरू करने की क्षमता या योजना नहीं होती। तो ये तो दोहरा नुकसान है। मतलब जंगल भी गया जो बाढ़ से बचाता था, और उस जमीन पर कोई आर्थिक विकास भी नहीं हुआ। बिल्कुल। वो बस एक बंजर जमीन बनकर रह गई जो बारिश के पानी को और तेजी से नीचे बहाती है। ये तो न घर का न घाट का वाला हिसाब हो गया ना। बिल्कुल। वो जमीन एक पारिस्थितिक संपत्ति से बदलकर एक पारिस्थितिक खतरा बन जाती है, और यही सीधी कड़ी है सुमात्रा जैसी आपदाओं से। इस सब को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार की जलवायु नीति कहाँ खड़ी होती है? हमने तो सुना है कि उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी नीति है, फोलू नेट सिंक 2030। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक इंडोनेशिया का वानिकी और भूमि उपयोग क्षेत्र जितनी ग्रीन हाउस गैसें पैदा करें, उससे ज्यादा सोख लें। हाँ, और कागज पर ये दुनिया की सबसे प्रगतिशील जलवायु नीतियों में से एक दिखती है। इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गर्व से बताता है कि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक लीडर है। लेकिन जब आप इस नीति के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं और उसे जमीन पर हो रही कानूनी कटाई के साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो विरोधाभास क्या है? एक विस्तृत विश्लेषण में पाया गया कि इसी नीति के तहत सरकार ने 2021 से 2030 के बीच लगभग 1,47,00,000 हेक्टेयर जंगल की नियोजित कटाई की अनुमति दी है। 1,47,00,000 हेक्टेयर? हाँ, ये इतना बड़ा इलाका है कि आप अंदाजा लगाइए, लगभग पूरे सुमात्रा के जंगलों का 1/4 हिस्सा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कार्बन सोखेंगे, और दूसरी तरफ आप कार्बन सोखने वाले सबसे बड़े स्रोत यानी प्राकृतिक जंगलों को काटने की इजाजत दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सही सवाल है। तो क्या ये सिर्फ एक तरह की बुक कीपिंग या लेखा जोखा का खेल है? कई आलोचक इससे ठीक यही कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक तरफ वजन घटाने के लिए सलाद खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज चुपके से एक पूरा केक भी खा रहे हैं और उसे अपनी डाइट डायरी में गिन ही नहीं रहे हैं। मतलब आप कागज पर नए लगाए गए पाम ऑयल के बागानों को कार्बन सिंक के तौर पर गिन लेंगे? बिल्कुल। जबकि हकीकत में आपने एक बहुत ज्यादा कार्बन सोखने वाले पुराने जंगल को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। ये नीति की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तो क्या ये सब सिर्फ दिखावा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा दिखने के लिए ये लक्ष्य बनाए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है? ये एक कठोर सवाल है, लेकिन स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है, और फिलहाल रियायतें देने और जमीन साफ करने की नीति ही हावी हो रही है। फोलू नेट सिंक का लक्ष्य अच्छा है, लेकिन उसे हासिल करने का रास्ता इन नियोजित कटाई की वजह से लगभग नामुमकिन लगता है। तो अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, तो सुमात्रा की बाढ़ कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का नतीजा लगता है जो धीरे धीरे तबाही की जमीन तैयार कर रहा था। बिल्कुल, उस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। इसके कारण इंडोनेशिया में अब ज्यादा तेज और अचानक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेन्यार इसी का एक उदाहरण है। और दूसरा, कमजोर हो चुकी जमीन। दशकों की कानूनी और अवैध कटाई ने पहाड़ों से वो स्पंज हटा दिया है जिससे मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई है। और तीसरा, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, हाँ,
यानी जब आसमान से असाधारण बारिश एक ऐसी जमीन पर गिरती है जो पहले से ही खोखली हो चुकी है, तो नतीजा सुमात्रा जैसी भयानक बाढ़ और भूस्खलन के रूप में सामने आता है। यही सटीक प्रक्रिया है। जो पानी पहले धीरे धीरे जमीन में समाकर नदी तक पहुंचता, वो अब एक ही झटके में सब कुछ बहा ले जाता है। और ये सिर्फ सुमात्रा की कहानी नहीं होगी, है ना? अध्ययन यही दिखाते हैं कि जिन नदी घाटियों में जंगलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वहां बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ये अब एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है, कोई अटकलबाजी नहीं। और इस पूरी कहानी में एक सामाजिक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्रोत बताते हैं कि इस तरह की आपदाओं का सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे गरीब होते हैं, जो नदी के किनारों पर या पहाड़ों की ढलानों पर रहने को मजबूर हैं। हाँ, ये सामाजिक न्याय का एक बहुत अहम मुद्दा है। आपदा का असर सब पर बराबर नहीं होता। अमीर और ताकतवर लोग सुरक्षित जगहों पर रहते हैं, जबकि गरीब समुदाय सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों पर बसते हैं। वो और एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों ने खोजी, वो है मीडिया का रवैया। अच्छा। इंडोनेशियाई मीडिया पर हुए एक विश्लेषण से पता चला कि इन घटनाओं को ज्यादातर प्राकृतिक आपदा या कुदरत का कहर कहकर पेश किया जाता है। और जब आप इसे प्राकृतिक कह देते हैं तो फिर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले जाती, फिर तो ये बस किस्मत का खेल है। ठीक यही होता है। सारा ध्यान राहत और बचाव कार्यों पर चला जाता है, जो जरूरी है, लेकिन उन असली वजहों पर कोई बात नहीं होती। जैसे जंगलों की कटाई, खनन की इजाजतें और भूमि उपयोग की खराब नीतियां। बिल्कुल। इससे उन कंपनियों और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है जिनके फैसलों ने उस आपदा की जमीन तैयार की। लेकिन लगता है कि अब लोग भी इस कनेक्शन को समझने लगे। स्रोत बताते हैं कि कुछ साल पहले जब दक्षिण कालीमंतन में ऐसी ही एक भयानक बाढ़ आई थी, तो वहां के नागरिकों ने लापरवाही के लिए सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। वो कह रहे थे कि ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, बल्कि आपकी नीतियों की वजह से हुआ है। और ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोग अब चुप नहीं हैं। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भगवान की मर्जी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और गलत फैसलों का नतीजा भी है, और वो अब जवाबदेही मांग रहे हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? हमने दो कहानियों को देखी जो असल में एक ही हैं। पहली सुमात्रा में 2025 की वो भयानक बाढ़, जो और भी घातक इसलिए हो गई क्योंकि वहां के जंगलों को पहले ही तबाह कर दिया गया था। और दूसरी कहानी इंडोनेशिया में कानूनी वनों की कटाई का वो खतरनाक चलन, जो एक तरफ तो ऐसी आपदाओं को न्योता दे रहा है और दूसरी तरफ देश के अपने ही जलवायु लक्ष्यों का मजाक उड़ा रहा है। ये एक ऐसी क्लासिक स्थिति है जहां ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और स्थानीय पर्यावरण के विनाश के नतीजे दोनों मिलकर एक घातक कॉकटेल बना रहे हैं। और नीति के स्तर पर जो विरोधाभास है, उसकी कीमत आम लोग अपनी जान और अपनी आजीविका देकर चुका रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। सुमात्रा की यह आपदा एक चेतावनी हो सकती है, एक अहम मोड़। बिल्कुल। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इसके बाद की प्रतिक्रिया सिर्फ कुछ मुआवजा बांटने और कंक्रीट के पुल दोबारा बनाने तक ही सीमित रह जाएगी, या फिर ये वो तबाही साबित होगी जो इंडोनेशिया को अपने बचे हुए जंगलों की कीमत समझाएगी और उन्हें बचाने के लिए एक असली सिस्टम में बदलाव लाने पर मजबूर करेगी। ये सवाल सिर्फ इंडोनेशिया के अंतर्राष्ट्रीय साख का नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि क्या अगली विनाशकारी आपदा को रोका जा सकता है? क्या इस त्रासदी से सही सबक सीखा जाएगा? यही देखना सबसे जरूरी होगा।